हम अहमदाबाद में हैं। राजनीति में आपका आना कैसे हुआ, और जब आप गुजरात जैसे प्रदेश को चुनते हैं अपनी राजनीति का गढ़, तो मन में कहीं ना कहीं संकोच होता है, डर आता है? एक हमला आपने झेल लिया। देखिए, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, मैं खुद छोटा मोटा व्यापारी हूँ, व्यापार करता हूँ, तो वो टाइम पे ये लगा कि देश के अंदर भ्रष्टाचार तो कम होना चाहिए। और उस मोमेंटम के साथ सूरत में रह के ही काम करते करते ही जुड़े थे। पार्टी बनी तब भी लगा कि हाँ, इस देश को एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत है। देखिए, सूरत में भाजपा वाले हमेशा से हमें रोकने की कोशिश करते रहे हैं। तो अगर देश को नंबर 1 बनाना है तो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करना पड़ेगा, देश को मिलकर करना पड़ेगा, हर पूरे फेडरल स्ट्रक्चर को इसके ऊपर लगना पड़ेगा। और उसमें से सबसे बड़ी चीज़ है वो है शिक्षा, और दूसरी बड़ी शिक्षा है वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक ये किसी भी चीज़ में काम करना मतलब कोई नहीं पाएगा। नमस्कार मनोज भाई। नमस्कार सर। बहुत शुक्रिया, आपने सुबह सुबह समय निकाला। थैंक यू। बिजी शेड्यूल से अरविंद सर यहाँ पर हैं और उनके तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। हम अहमदाबाद में हैं और मनोज भाई हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के संगठन को संभालने की सारी जिम्मेदारी उन्होंने उठा के रखी है कई सालों से। बिल्कुल। फिलहाल जो हम देख रहे हैं, मनोज भाई को 30 अगस्त को गणपति महोत्सव के दौरान उनके ऊपर हमला हुआ और काफ़ी घातक हमला मालूम पड़ रहा है। बिल्कुल। क्या हुआ था मनोज भाई? देखिए, सूरत में भाजपा वाले हमेशा से हमें रोकने की कोशिश करते रहे हैं, और हम लोग गणपति महोत्सव हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात होती है, लोगों के लिए आस्था जुड़ी हुई होती है। तो हमारे कुछ साथियों ने प्लान किया कि हम लोग भी गणेश उत्सव का आयोजन करते हैं। तो वहाँ पे काम चल रहा था, पंडाल बन रहा था, सारे बैनर्स होर्डिंग्स लग रहे थे, बापा की मूर्ति वहाँ पे आ चुकी थी और मैं वहाँ देखने चला गया। मैं अहमदाबाद था, अहमदाबाद से वहाँ जाते ही साथियों ने बोला कि आइए हम अब दिखाते हैं क्या क्या काम चल रहा है करके। तो जैसे हम घूम रहे थे वहाँ पे एक्चुअल भाजपा वालों ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की थी। उन्होंने पहले एसएमसी से आदमी भेजे, बोले इसको हटाओ करके, पुलिस वाले को भेजे, मगर फाइनली उनको ये लगा कि ये रुकने वाला नहीं है। और जैसे मैं वहाँ गया तो वो लोग रेडी थे कि भाई वहाँ पे कुछ हंगामा करके इनको डरा के यहाँ से भगा दें, मगर साथी भी साथ में थे। हमारा तो ये था कि हम अपना अरेंजमेंट देख रहे थे, मगर अचानक से वो आ गए, गाली गलौज करके सीधा उन लोग चालू हुए। कई साथियों को भी मारा पीटा। मैं जैसे ही वहाँ बीच में पड़ा तो सीधा सारे ने मिलकर अटैक कर दिया। तो ये तो बापा की कृपा थी, गणपति बापा ने भी बचा लिया और सारे सबके आशीर्वाद थे कि बच गए, वरना जिस तरीके से मारा था उस तरीके से बचने के बहुत कम चांस थे। कितने लोग थे सब? वो लोग 8-10 लोग थे, हम भी कई लोग थे, साथी कई लोग काम कर रहे थे, वेंडर के एजेंसी भी कहीं काम कर रही थी, मगर ये पता नहीं था कि इस तरीके से इतना बड़ा। क्या मारा क्या था? कुछ लोगों के हाथ में लोहे का वो जो पाइप होता है वो था, कुछ फटके थे, बाम्बू थे। तो अलग अलग चीज़ें लेके उन लोगों ने प्लान किया था कि भाई वहाँ जाके इनको डराएंगे, मारेंगे और भगा देंगे। मगर फाइनली जैसे ही मुझे लगा तो बहुत सारी क्राउड, वहाँ पे एकदम क्राउडेड एरिया है, बहुत लोग आ गए, पुलिस भी आ गई, और उस वहाँ पे 50 मीटर दूरी पे ही एमएलए, दोनों एमएलए, मतलब उस 2 असेंबली लगती है, दोनों एमएलए आके वहाँ पे खड़े थे। तो फिर जनता ने उनको भगाया और मुझे अस्पताल लेके गए। फिर ये जो मतलब ये जो पूरी वाकया हुआ उसके बाद वहाँ पे जो हमारा जो पंडाल था वहाँ पे हज़ारों लोगों ने दर्शन करने के लिए रोज़ आए। तो ये अपने आप में बड़ी बात थी कि भाई लोग जो हैं वो अभी जो है आस्था से जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और भाजपा को बड़ा करारा जवाब दे दिया लोगों ने। राजनीति में आपका आना कैसे हुआ, और जब आप गुजरात जैसे प्रदेश को चुनते हैं अपनी राजनीति का गढ़, तो मन में कहीं ना कहीं संकोच होता है, डर आता है? एक हमला आपने झेल लिया, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं होगा कि कई किस्म के हमले आपने पहले भी झेले होंगे, भले शारीरिक रूप से नहीं, अलग अलग तौर पे धमकाया गया होगा, कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस रहे होंगे इस रास्ते में। देखिए, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, मैं खुद छोटा मोटा व्यापारी हूँ, व्यापार करता हूँ, तो वो टाइम पे ये लगा कि देश के अंदर भ्रष्टाचार तो कम होना चाहिए। और उस मोमेंटम के साथ सूरत में रह के ही काम करते करते ही जुड़े थे। पार्टी बनी तब भी लगा कि हाँ, इस देश को एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत है, और जब पार्टी बनी तो पहले जुड़े, मगर गुजरात में ऐसे करने लायक कुछ था नहीं। 2014 में पार्टी ने तय किया कि चलो पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं, तो गुजरात में 26 सीटों पे लड़ना फाइनल हुआ, तो थोड़ा टाइम हमने भी देना शुरू किया। वो टाइम पे लोग कहते थे
कि ये आप गलत जगह पे जा रहे हो या फिर आप अपना बिजनेस करो, बच्चे हैं उनके लिए कुछ करो करके, तो कर ही रहे थे। भगवान ने इतना तो सामर्थ्य दिया था कि भाई हम अपना ब्रेड बटर का हमारा चलता रहे। और जॉइंट फैमिली में हूँ तो जॉइंट फैमिली में अपने 2 भाई हैं, दोनों भाई मेरा पूरा कारोबार देखते हैं, पार्टनर हैं वो देखते हैं, तो एक हिम्मत मिलती थी अंदर से। दूसरा कि एक टशन था कि इन लोगों के सामने लड़ना है। पहले से कॉलेज लाइफ में भी ऐसा था कि कुछ गलत हो रहा है तो रोकने की कोशिश करते थे। चांस मिला, यहाँ पे मिशन बुनियाद में मनीष जी आए, उन्होंने पूरी टीम बनाई, हमें लग रहा था कुछ क्रांति कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए चैलेंजेस भी बहुत बढ़ते गए। चैलेंजेस में ये था कि हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं था। हाँ। और ना तो कोई ऐसे लोग थे जो हमें एंकरेज करें या बाहर से रिसोर्सेज दे। रिसोर्सेज भी खुद के लगाने हैं और काम भी करने हैं। मगर एक एनर्जी जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, डेवलप होती गई, कई लोग जुड़ते गए। और जैसे 2015 में हम लोग दिल्ली में जैसे ओवरवेलमिंगली जीते, उसके बाद गुजरात में काफ़ी कुछ पॉजिटिव जो कार्यकर्ता थे उनका और कई लोगों का ये था कि भाई ये इस पार्टी में कुछ है दम। और टीम भी बड़ी बनी। उतार चढ़ाव बहुत आए गुजरात में। हमने भी इतनी कोशिश करी कि जैसे जैसे दिल्ली में हमारे डेवलपमेंट होते गए, काम होते गए, तो उनको हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट करना, उनको लोगों तक ले जाना, काफ़ी कुछ मोमेंट्स करते रहे। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि एक दिन का भी आराम हमने बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिव वॉलंटियर्स के तौर पे एक भी दिन का आराम नहीं लिया। हमारे पूरे सारे साथी, चाहे किशोर काका हो, अन्य साथी हो, सभी ने मिलके छोटा छोटा भी मूवमेंट हम लोग पार्टी को लेके करते रहे। तो ये पूरा जो था उसमें हमेश जब भी छोटा मोटा भी अटैक हो जाता था या छोटा मोटा भी इनके भाजपा के लोगों के तरफ से कुछ प्रेशर जनरेट होता था, तो हौसला अपने आप बढ़ जाता था। और ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हम कर रहे हैं कि बड़े से बड़े जो बदमाश लोग हैं उनको परेशान कर रहे हैं, तो अच्छा लगता था अंदर से। और फैमिली कभी कभी परेशान हो जाती थी तो उनको भी हम समझा देते थे कि भाई देखो हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि आपको हम पे गर्व होगा। बच्चे भी आज ये कहते हैं कि हमें आप पे गर्व है, आप कुछ अलग कर रहे हो। तो ये हमला हुआ, वो हमला एक्सट्रीम था, आज तक कभी इस तरीके से कभी हमला नहीं हुआ था। मगर ये इसी का रीज़न है कि भाई हमने जहाँ तक पहुँचे तो अभी भाजपा के पास कोई रास्ता नहीं बचा, उनके पास और कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमें रोक सके। तो अभी वो हथियार अपना रहे हैं और अभी तो खैर बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग गुजरात में फैल चुके हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कोई डरने की ज़रूरत है, और ना मुझे या ना मेरे साथियों को डरने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो जो प्रेशर आता था फैमिली से, कैसे समझाते थे आप उनको? क्या वो दिल से कन्विंस हो जाते थे या आपकी जिद के वजह से पीछे हट जाते थे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे फादर की तरफ से रहा। वो फैमिली को समझाते थे कि करने दो उसको जो करना चाहता है। और ऐसे भी कई ऐसे कैसे लोग होते हैं कि वो सबके लिए कुछ करते हैं। तो बीच में ऐसा समय आया 2017 से जब हम चुनाव नहीं लड़े गुजरात में, और उसके बाद 2020 विधानसभा दिल्ली चुनाव तक का ऐसा टाइम था कि सब नर्वस थे, सबको ये लग रहा था कि अभी तो ज़्यादा कुछ गुजरात में कुछ करने लायक नहीं रहेगा। वो टाइम पे वो कहते थे कि जहाँ पे आपने अभी तक अपना सारा कुछ दांव पे लगाया है, आपने काम किया। मैंने उनको पूछा कि क्या फिर से एक बार 2020 के बाद फिर गुजरात में चुनाव आ रहे थे, निकाय चुनाव, क्या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि जहाँ आपने जो खोया है, मतलब जहाँ पे आपने छोड़ के आए हैं, वहाँ पे आप करोगे, आपका मन है आप करो। बाकी जब भी वाइफ की तरफ से या बच्चों की तरफ से नर्वसनेस या कुछ भी आती है तो वो अब आपस में, मतलब क्योंकि एक अकेले नहीं है, अगर हम 2 बीवी बच्चे ही होते तो होता कि इतना टाइम नहीं दे सकते। मगर जॉइंट फैमिली की वजह से माहौल ऐसा रहता है कि भाई चलो मैं 2 दिन हूँ या नहीं हूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे। तो ये पूरा सपोर्ट रहा फैमिली की तरफ से, और इसीलिए ये कुछ हो सका कि अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं था। आप सूरत से आते हैं, सूरत टेक्सटाइल का गढ़ है, डायमंड का गढ़ है, बिल्कुल इतना व्यापार है वहाँ पर। ऐसे कई सारे शहर हैं जो गुजरात को काफ़ी इनकम जनरेट करके देते हैं। बिल्कुल। ऐसा क्यों है कि गुजरात तब भी नफ़े में सरकार नहीं चला पा रहा? क्यों है ऐसा कि करप्शन फिर भी सिर पे चढ़कर बोल रहा है? क्यों है ऐसा कि गुजरात मॉडल सिर्फ़ और सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करता है? यहाँ पर आज भी करप्शन का बोलबाला है, यहाँ आज भी जो चैलेंजेस हैं गरीब आदमी की ज़िंदगी में
उसके ऊपर किसी पॉलिटिशियन का ध्यान नहीं है? नहीं, ऐसा क्यों है? देखिए पहली बात तो ये है कि जब तक जनता राजनीति में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी तो जो शासक आएगा वो अपने मनमानी ही करता रहेगा, अपने आप को जो प्रोजेक्ट करेगा वो एक्सेप्ट करते रहेंगे लोग। गुजरात में ये हुआ कि गुजरात के अंदर लोगों का सबसे बड़ा जो ध्यान होता था वो है व्यापार, कैसे भी करके पैसा कमाओ। जब आपको खर्चे बढ़ जाते हैं तो हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि आप अपना काम बढ़ा लो। अगर आपके बच्चों की फ़ीस बढ़ रही है, अगर आपके खर्चे बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा मेहनत करो ये पैसा कमाने के लिए। ये हमारी कॉमन साइकोलॉजी है। दूसरी चीज़, गुजराती कभी झगड़े में नहीं मानता, कभी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता, वो समाधान करता है, हर चीज़ का एक सॉल्यूशन निकाल के आगे चलता है। तो इसका पूरा फ़ायदा जो है वो पॉलिटिशियन, जो भी पॉलिटिकल पार्टी रही, उन्होंने उठाया। जब तक कांग्रेस थी तब तब यहाँ की जनता ने पूरा कांग्रेस को सपोर्ट करते रहे। एक लिमिट आ गई, लोगों को लगने लगा कि अभी बहुत है, क्योंकि गुंडागर्दी बढ़ी है, सुनाई नहीं देता कुछ भी, और इतने अनरेस्ट थे। आज जैसा माहौल है वैसा ही करीबन 90s के दशक में माहौल था कांग्रेस के खिलाफ, और फिर बदल दिया। लोगों ने एक साथ तय किया कि इसको बदलना है, भाजपा को बिठाया। भाजपा को भी बहुत टाइम दिया, इतना टाइम दिया कि भाई चलो कुछ ना कुछ होता रहेगा। मगर जैसे यहाँ की जनता एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, रोज़गार देती है लोगों को, और अपना खुद का घर चलाने के लिए ज़्यादातर अगर कुछ गलत होता है तो ऊपर वाले को वो कहते हैं कि भाई ऊपर वाला जिम्मेदार है और 2 नारियल और चढ़ाएंगे करके। तो पूरा माहौल का फ़ायदा जो है पॉलिटिकल पार्टी ने उठाया, भाजपा ने खास करके उठाया। और आज जब पता चला कि भाई अभी तो दिन ऐसे हैं कि चाहे कितना भी कमा लो आपके खर्चे कम होने वाले नहीं हैं। इतनी महंगाई है, बच्चों की फीस है, ना तो स्कूल बनाए इन लोगों ने, ना अस्पताल बनाए इन लोगों ने, और इस तरीके से पूरा माहौल बना है अभी फ़िलहाल। तो गुजरात का आज का माहौल ये है कि चाहे वो आम आदमी हो, चाहे गवर्नमेंट कर्मचारी हो, या चाहे कोई भी हो, कितना भी कमा ले, उनके खर्चे जो है वो आज पूरे नहीं हो रहे हैं। गुजरात सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो छोटे मोटे बिज़नेस को सपोर्ट करती हो, या इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करती हो, या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हो। तो बहुत बड़ा वैक्यूम जो है वो जनरेट हुआ है, और सरकार का ऐसा कहा जाए कि पिछले कई सालों में कोई रोल ही नहीं रहा। रोड रास्ते भी जो दिखते हैं, लग रहा है कि गुजरात में डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो एक ही बारिश के अंदर सारे रास्ते धुल जाते हैं, खड्डे हो जाते हैं। लोगों को एक बात तो कंफर्म हो गई है कि ये लोग बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार करते हैं, और जो पूरा भरोसा होता है ना, कभी क्या होता है कि जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो फिर धोखा दे देता है, फिर इतनी नफरत करने लगते हैं कि जितना प्यार करते थे। आज पूरा माहौल गुजरात की जनता को ये है कि वही था जिससे बहुत प्यार करते थे, आज उतनी ही नफरत करने लगे हैं लोग। और क्योंकि भाजपा एक बड़ी मशीनरी है, चुनाव जीतना उनके लिए मतलब सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट होता है, और वो लोग सफल हो जाते हैं, और कांग्रेस सामने होती नहीं है। तो अभी तक बदलाव नहीं हुआ, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि कांग्रेस तैयार नहीं थी, जनता तैयार नहीं थी कांग्रेस को वापस लाने में। कांग्रेस के वो दिन भी लोगों ने देखे। तो यही कारण है कि फ़िलहाल जो है गुजरात की जनता जो है वो कहीं ना कहीं कटी हुई है सरकारों से, नेताओं से, और नेता देखने को लोगों को अच्छा नहीं लगता। नेता को देखते ही भी ऐसा लगता है कि यार ये लोग को क्या समझाएं, तो बात भी नहीं करते लोग। फ़िलहाल गुजरात में मुझे लग रहा है कि गुजरात की जनता जो है उनको अभी लग रहा है कि इतने सालों में हमें चीट किया गया, हमारे साथ कुछ ना कुछ मतलब हमारे वोटों का या फिर हमारी चुप्पी का फ़ायदा उठाया गया। ये ऑल ओवर जो गुजरात के पूरे सारे तबके हैं उनका पूरा ये वर्जन आज देखने को मिल रहा है। तो मनोज भाई, आप खुद व्यापारी रहे हैं, सूरत से संपर्क रखते हैं, सूरत में आप काम करते हैं, तो व्यापारियों के पक्ष पे बहुत सारी बातें होती हैं, क्योंकि व्यापारी पक्ष जो है सूरत जैसे किसी भी बड़े शहर को ड्राइव करता है मोटे तौर पर इसके पीछे एक बहुत बड़ी तादाद होती है उन लेबरर्स की जो दिन रात मजदूरी करके बिल्कुल अपना घर, अपने बच्चों को पालते पोसते हैं। बिल्कुल, उसके बारे में क्या हुआ है? मैं कल देख रहा था अहमदाबाद की सड़कों पर रात को पैदल चलते हुए कि यहाँ पर बस शेल्टर पे लोग सोने को मजबूर थे। कहीं मुझे कोई नाइट शेल्टर की व्यवस्था मालूम नहीं पड़ी। बिल्कुल, दिल्ली में 200 से ज़्यादा नाइट शेल्टर हैं जहाँ पर लोग आके रात को गुजर बसर कर सकते हैं। परिवारों के लिए अलग है, मेल फीमेल के लिए अलग है। तो जो गरीब तबका है जो इन शहरों को बनाता है, उसके लिए कितनी व्यवस्था है गुजरात में? ऐसा देखा जाए तो आज तक कभी गुजरात सरकार ने सोचा नहीं।
वो कभी ये मानते ही नहीं कि जो इंडस्ट्रियल लेबर्स है या छोटा मोटा काम करने वाले लोग हैं वो इस पूरी इकोनॉमी का एक बड़ा फ्यूल है। वो आज तक कभी उसने ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं किया है, तो कुछ किया ही नहीं। जैसे सूरत का बात करें तो देश की सबसे सेकंड नंबर की अगर रोज़गार कोई इंडस्ट्री देता है तो वो टेक्सटाइल देता है, एग्रीकल्चर के बाद देता है। और पूरे देश से हर स्टेट से लोग सूरत में आके बसे हैं, चाहे वो व्यापारी है चाहे वो लेबर है। मगर आज तक कभी भी सूरत के अंदर उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे फॉरेन की जितने भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होते हैं वहाँ पे जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात में नहीं है, सूरत में भी नहीं है। और इंडस्ट्रीज़ है गुजरात में, जैसे मोरबी हो गई, जामनगर में अलग इंडस्ट्रीज़ है, राजकोट, अहमदाबाद, हर जगह पे अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट्स हमारे अलग अलग चीज़ के लगे हैं। मगर कभी गुजरात सरकार ने इस बारे में देखा नहीं है और ना सोचा है। लेबर यहाँ पे अनऑर्गेनाइज लेबर है और ना उनको हेल्थ को लेके, ना उनकी आमदनी की रेगुलराइजेशन को लेके, ना उनके बच्चों की पढ़ाई को लेके, ये किसी भी चीज़ के अंदर गुजरात सरकार में कोई एक कदम भी नहीं उठाया। इवन दो कि आप देखते होंगे कि जो हमारे यहाँ पे पूरे देश में लगता है सेस लगता है 1%, जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें 1% शेष है, वो है लेबर वेलफेयर फंड करके। तो गुजरात सरकार के पास वो लेबर वेलफेयर फंड का जो पैसा आया हुआ है वो ऐसा ही पड़ा है। ना उन्होंने उनके लिए, उनके बच्चों के लिए कोई हॉस्टल बनाई, ना उनके लिए कोई एजुकेशन की व्यवस्था करी, क्योंकि ये लोग कॉमर्शियली ज़्यादा सोचते हैं। मतलब इनका मानवता से बहुत दूर का डिस्टेंस बना के रखा है। ये मानवता या फिर लोगों का जो ईज़ ऑफ लिविंग होता है उसके ऊपर उनका कभी ध्यान नहीं रहा। तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर में ना रहने की सुविधा है, ना बच्चों को पढ़ने की सुविधा है, ना उनके खाने पीने के लिए कोई हाइजीनिक सुविधा है। और यही रीज़न है कि इंडस्ट्रीज़ को लेबर का भी बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है। लेबर्स कम मिलते हैं क्योंकि वो टिकता नहीं है। जो जिनको अच्छे एनवायरनमेंट में काम करने को नहीं मिलेगा वो लेबर वहाँ टिकेगा नहीं। तो लेबर की क्राइसिस हमेशा से सारी इंडस्ट्रीज़ को रही है। एक तरफ से हम ये कहते हैं कि गुजरात में हम रोज़गार देते हैं और दूसरी तरफ से ये कहते हैं कि हमें जो है अच्छी क्वालिटी के लेबर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी की सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अगर हमने अच्छी क्वालिटी की सुविधाएं प्रोवाइड करना शुरू करा, अगर उनकी बाकी की जितनी भी परेशानियां हैं उनके ऊपर अगर काम किया, तो अपने आप में लेबर जो है वो गाँव के अंदर कई जगह पे मतलब मुश्किल से मुश्किल काम करता है, वो आराम से यहाँ पे काम कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि गुजरात सरकार की जो नीति रही या सोच रही वो लेबर विरोधी रही या फिर आम इंसान विरोधी रही। सूरत में एक बहुत बड़ा तबका है जो घरगुत्थू काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो टेक्सटाइल में जो वैल्यूडेशन का काम होता है अपने घर पे करते हैं। हर घर पे छोटा एम्ब्रॉयडरी हो गई, छोटा मोटा काम करते रहते हैं, जो एडिशनल होता है वो सारी चीज़ें हर घर में हो रहा है। धागा कटाई वगैरह, धागा कटाई होता है, साड़ी का फिनिशिंग होता है, पैकेजिंग होता है, ये सारा घर पे होती है। और उनका बहुत बड़ा फोर्स जो है सूरत को मिला हुआ है और बहुत पैमाने पे महिलाएं जो है वो इसमें एंगेज हैं। हर घर में वो साड़ियाँ पैक करती है, उसके ऊपर उसको फिनिशिंग करती है तो ये सेक्टर को कभी गुजरात सरकार ने नहीं देखा, इसके ऊपर कोई काम ही नहीं किया, ना तो इसको एनकरेज किया है। हालांकि उनको रोकने की कोशिश ज़रूर करी है। कैसे? मतलब जैसे कॉमर्शियल चीज़ें, कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती है वो अगर रेजिडेंशियल एरिया में अपने घर पे लोग करते हैं तो उसको रोकने की कोशिश होती है। सामान जो साड़ियाँ जो है मार्केट से लाके उनको अपनी टू व्हीलर पे डाल के, पोटला बोलते हैं उसको, लेके वो अपने घर जब जाते हैं तो उसको पुलिस वाले रोकते हैं, बोले आप इस टू व्हीलर पे पैसा नहीं ले, पैसा लेते हैं। तो ये कभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई सोचता भी होगा गुजरात सरकार में। चलिए मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी के लोग इतने संजीदा हैं कि नीचे से ऊपर भी भारत बनाएंगे, सिर्फ ऊपर वालों को खुश रखने की? नीचे से ऊपर ही बनाना पड़ेगा, ऊपर से भारत नहीं बनेगा। अगर भारत का आधा शरीर काम नहीं करता हो या फिर दुखी हो तो पूरा शरीर कैसे काम करेगा, मतलब पूरी आउटपुट कैसे मिलेगी। मुझे लग रहा है कि 60% लोग ऐसे हैं जो आज भी अपनी आमदनी के लिए मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं और उसका जो एग्जैक्ट आउटपुट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। और गुजरात तो पूरा रिसोर्सेज से भरा हुआ है, यहाँ पे सारा कुछ है, पैसा है, स्किल है लोगों के पास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स है, समंदर है, पोर्ट्स है, हमारे पास सब कुछ है। मगर आज तक जो
लोगों का एनर्जी का यूज़ होना चाहिए देश के निर्माण के लिए। अगर आधा देश घर बैठेगा या आधा देश वो नहीं कर पाएगा तो मुझे लग रहा है कि देश को दुनिया का नंबर 1 बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो नीचे से जो नीचा तबका है, जैसे अरविंद जी का मॉडल है, आम से आम इंसान ये बिलीव करने लगा है कि हाँ, हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे और पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाएंगे और हमारी गरीबी दूर करेगा। तो यही तो मॉडल है कि आने वाले जो पीढ़ी है उनको ये लगे कि नहीं, हमारे लिए सरकारों ने बहुत कुछ किया है और इस देश में कुछ है जिसके ऊपर वो भरोसा कर सके और गर्व ले सके। जैसे एक चीज़ बताइए, जो आम जनमानस है, राजनीति से उतना उसका लेना देना नहीं है, या राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ चुनाव के दिन उसकी याद आती है, उनको ये जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है कि जब 4 नेता बैठते हैं, नेता मतलब वो नहीं जो एमएलए बन गया या बिल्कुल नेता बन गया, नेता मतलब वो भी है जो आप जैसे लोग जो संगठन चला रहे हैं या कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हैं, उनको जानने में ये इंटरेस्ट है कि जब आप कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, जब या आपस में बैठते हैं आप, जब कोई गोष्ठी होती होगी, तो क्या इन सब मसलों पे बात होती है, या सिर्फ पार्टी को चुनाव कैसे जिताना है, पार्टी को आगे कैसे बढ़ाना है, बूथ लेवल तक कैसे संगठन बनाना है, इन तक सिमट के रह जाती है पार्टियाँ? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी का सबसे बड़ा अगर कोई फ्यूल है तो वो है हमारा विचार, हमारे अरविंद जी के आदर्श और काम। तो हम जब भी बात करते हैं, और गुजरात में को मैं जब भी कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ मीटिंग होती है, तो हमारी शुरुआत ये होती है कि हम लोग 6.5 करोड़ गुजराती के लिए क्या करने जा रहे हैं। अगर हम लोग कुछ करने जा रहे हैं तो गुजराती जो आम जनता है, वोटर है, वो हमें इंटरेस्ट रखेगा, वो हमारी बात सुनेगा और उनको अच्छा लगेगा। तो आज गुजरात में जो वॉलंटियर, जो ऑर्गेनिक वॉलंटियर बेस बना है, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट हमारा ये है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस लक्ष्य के साथ आए कि गुजरात के लिए बहुत बड़ा कुछ करना है। गुजरात के बच्चों को पढ़ाई, मतलब जैसे अगर मैं राजनीति में आया तब मैंने सोचा था कि अगर सरकारी स्कूलें ठप हो रही है, टूट रही हैं, तो मैं अगर गया राजनीति में और मैंने अगर सरकारी ढांचा जो स्कूलों का हो अगर वर्ल्ड क्लास बना दिया तो अपने आप में गर्व होगा, और जब भी कभी ये बात निकलेगी तब कहेंगे कि हम लोग आए थे और हमने ये पूरा जो सिनारिया है वो देश का और गुजरात का हमने बदला है। तो ये एक भावना हमेशा से कार्यकर्ताओं में रही, और हमारी ही पार्टी ऐसी है कि जिसमें आज जो लोग आ रहे हैं ना, वो सिर्फ यही भावना से इंस्पायर होकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई खजाना नहीं है, ना पद का यहाँ पे कोई इतनी वैल्यू है, ना हमें कुछ लालच मिलने वाली है, ना कोई पैसा मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये भावना है कि हम बहुत बड़ा बदलाव कर रहे हैं, सिस्टम बदल रहे हैं। और यही बातें हर बार जब भी पार्टी मीटिंग होती है, कोई नाराज़ हो जाता है या कोई अपना जो महत्वाकांक्षा ज़्यादा उभर के आती है, और अब मैं जब समझाता हूँ तो हमेशा से ये बात करते हैं कि भाई हम अपने लिए नहीं मगर 6.5 करोड़ गुजराती के लिए काम कर रहे हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग कुछ बड़ा बदलाव कर सकते हैं तभी काम करो। और मुझे खुशी है कि मेरी ज़्यादातर टीम, मैं कह सकता हूँ कि 90% लोग ऐसे आज हमारी पार्टी में हैं कि जो इस देश के लिए, गुजरात की बदलाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने जो करके दिखाया है उसको करने के लिए आते हैं। और ये मुझे नहीं लग रहा किसी और पॉलिटिकल पार्टी में कुछ होगा ऐसा। तो बाकी 10% है, उनको कैसे चलाते हो? देखिए, हर तरह के लोग तो आते हैं, महत्वाकांक्षी लोग भी आते हैं और निस्वार्थ काम करने वाले भी लोग आते हैं, मगर हमारे यहाँ हमारी पार्टी की जो काम करने की शैली है उसमें जैसे समंदर अपना अंदर का सारा कचरा जो है रात को बाहर फेंक देता है, वैसे ही ऐसे लोगों को कुछ दिनों में ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होगा, वो अपने आप अपना रास्ता निकाल लेते हैं, गालियाँ भी दे देते हैं, कुछ प्रेस में भी चले जाते हैं, मगर वो फिर पार्टी से दूरी बना लेता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अपना कुर्बान करना है, टाइम देना है, पैसे देना है, सारी चीज़ें जो है वो आपको देते रहना है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ जो पूरा चालक बल, हम जिसको फ्यूल कहते हैं या फिर जो एम कहते हैं, वो यही रहा कि भाई आपको कुछ बदलाव के लिए काम करना है। तो ग्रीडी लोग होते हैं, महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, टिकट के लिए अपना पूरा ध्यान रखते हैं और उसी को लेके बातें करते रहते हैं, वो थोड़े दिनों में अपने आप को समझ में आता है, और कार्यकर्ता भी उसके साथ इतना ज़्यादा व्यवहार नहीं रखता, तो वो अपने आप पे निकल जाते हैं। लेकिन एक ये टिकट को लेके हमने भी देखा है, हमेशा से बहुत एक हुआ की स्थिति रहती है कार्यकर्ताओं में, और जिसको समझ में आता है कि यार मुझे तो इलेक्शन ही लड़ना है, उसको फिर और कुछ समझ नहीं आता जल्दी से, उसके मन में वो गांठ बैठ गई। तो ये समझाइए, मैं अपने समझने के लिए पूछ रहा हूँ कि यार यदि इस मॉडल को समझा जाए
कि मान लीजिए चुनाव आयोग की लिमिट है 28 लाख रुपए, मानते हैं कि 20 से 28 लाख रुपए कम से कम कोई चुनाव में लगा रहा है, 5 साल में उसको सैलरी मिलेगी, ना करते करते भी 40 लाख 45 लाख। दिल्ली में तो शायद 28-30 लाख मिलती थी, अब शायद 40-45 लाख मिलती होगी। गुजरात में भी स्थिति यही होगी। ऐसा व्यापार कोई या ऐसा काम कोई क्यों करना चाहेगा जिसमें आपको हो सकता है कि घर से भी पैसा लगाना पड़े, बिकॉज़ हमें पता है कि और तमाम खर्चे हैं सर। चुनाव लड़ना एक बार को खर्चा नहीं है, 5 साल भी आपको बहुत सारे खर्चा करना पड़ेंगे। और ईमानदारी से ये व्यवस्था कैसे बनाई जा सकती है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, या सिर्फ वही लोग इसमें आ सकते हैं जिनके पास पैसा खूब है, तो उनको टेंशन नहीं है कि उनका कितना पैसा लगे, कितना बचे ना बचे, कोई दिक्कत नहीं, उनके पास सारा सिस्टम अवेलेबल है। एक आम लड़का, एक आम लड़की कैसे चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में खुद को शामिल कर सकता है, भले जब वो आपके सारे क्राइटेरिया पूरे करे, आपकी चेकलिस्ट को पूरा करता हो, लेकिन इस चेकलिस्ट को वो पूरा ना करता हो, तो क्या वो आपके लिए कैंडिडेट होगा कि नहीं होगा? नहीं, देखिए, मुझे जो मोटी मोटी सी बात पार्टी में भी समझ में आई और लोगों के, आम लोगों में भी समझ में आई कि हज़ारों ऐसे लोग हैं जिनका घर पे ब्रेड बटर की व्यवस्था नहीं है, फिर भी अन्याय के सामने लड़ते हैं। हज़ारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद पे झेला है, मतलब खुद भुगता है, और उन्होंने पैसा कमाना या फिर पैसे पे ही फोकस करना ज़्यादा नहीं समझा कि भाई ये यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है करके। तो अगर हम लोग वो चेंज मेकर्स हैं या वैसे लोग हैं, उनको हम एंटरटेन करते हैं या उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये व्यवस्था जो अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश को दी है, एक नई तक दी है, सबको एक अपॉर्चुनिटी दी है, हमारे जैसे यूथ को अपॉर्चुनिटी दी। अगर ये पार्टी नहीं होती तो कोई ये सोचता भी नहीं कि राजनीति के अंदर बिना पैसों का जाया जा सकता है। और दूसरी तरफ दूसरी पार्टियां हैं जहाँ पे पैसे से सत्ता टिकट आती है, फिर पैसे से जीता जाता है और फिर पैसा बनाया जाता है। हमारे यहाँ उल्टा सिस्टम है। हमारे यहाँ पार्टी से ना हमसे ना कोई कभी पार्टी चंदा मांगती है, ना हमें ये कहती है सामने से कि भाई आपको इतना पैसा पार्टी की टिकट के लिए देना पड़ेगा, और ना ही पार्टी ये कहती है कि जाओ भाई आप चुन के आओगे तब इतना पैसा बना लेना। तो ये अपने आप में दो अलग अलग सिस्टम जो डेवलप हुई है, और मुझे लग रहा है कि ये देश के लिए, पूरे देश के लिए आने वाले दिनों में जब तक भी ये मुहिम चलती रहेगी अपने आप, तब तक मुझे लग रहा है कि देश का भला होने वाला है। और वैसे लोग जो पैसों को तवज्जो नहीं देते हैं, सेवा करना है अपने समाज की, अपने एरिया की, कुछ वंचित लोगों की करना है, तो वैसे लोगों को बिना पैसों के इस पार्टी के अंदर उनका खुद का चुनाव भी जीता जा सकता है और लोगों को सेवा करने का मौका भी मिल सकता है। मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमने निकाय चुनाव 1.5 साल पहले सूरत में लड़े। जब हम निकाय चुनाव लड़ रहे थे तो सारे ज़्यादातर कार्यकर्ता आम कार्यकर्ता थे, उनके पास किसी के पास पैसा नहीं था। भाजपा और कांग्रेस सामने दोनों बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे, दोनों को लग रहा था कि हम कंफर्टेबली काम कर रहे हैं और दोनों पैसा भी उनके कैंडिडेट बहा रहे थे। आप नहीं मानोगे, हमारा कुल खर्चा, हमारे यहाँ एक वार्ड के अंदर 4 काउंसलर होते हैं, 4 कैंडिडेट होते हैं प्रत्याशी, और हमारा कुल खर्चा 4 से 5 लाख का था। मतलब एक कैंडिडेट ने 1.25 लाख के आसपास खर्चा किया, जो ऑन पेपर भी कह लो, कैसे भी कह लो, पूरा खर्चा ही इतना हुआ हमारा। और वोट कितने मिले? भाजपा की 2 वार्ड के अंदर तो हम डिपॉजिट खा गए, मतलब भाजपा की डिपॉजिट जमानतें जब्त हो गई है, और कांग्रेस तो साफ हो गई, जीरो हो गई पूरे सूरत के अंदर। वहीं सामने भाजपा के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने करीबन 75 लाख 1 करोड़ के आसपास, मतलब एक वार्ड के अंदर 2-2 3-3 करोड़ रुपए खर्च हुए। क्या बात है, ऐसा खर्चा करेंगे क्या? घरों में बांटेंगे जाके? वो उन्होंने अपना इतना एडवर्टाइजमेंट किया, उन्होंने लोगों को खाना खिला, इतना पैसा। हमारे यहाँ पे जो वार्ड है वो 1.25 लाख का, मतलब एक विधानसभा का वार्ड है, और अच्छा। और 4 लोग होते हैं, मतलब 4 काउंसलर एक ही वार्ड में चुनाव लड़ते हैं। तो ये 4 वार्ड का खर्चा आप बांटोगे, हर कोई जो है पैसा पानी के जैसे बहाता है। कॉलोनीज़ को कुछ ना कुछ बना के देते हैं, कॉलोनीज़ के जो छोटे मोटे काम है वहाँ के जो प्रधान हैं उनको भी कुछ ना कुछ पैसे देते हैं। तो ये पूरा जो सिनारिया था गुजरात में, सूरत में हमने जो देखा, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिना पैसों से भी राजनीति के अंदर जीता जा सकता है, लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। गुजरात में आज भी हमारे पास पैसा नहीं है, कार्यकर्ता अपने ब्रेड बटर से चलाते हैं, खुद का फ्यूल डालते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ एक ही भावना है कि पूरा जो बदलाव है और लोगों को, आम लोगों की जो अभी मुश्किलें बढ़ी है उसके अंदर से निर्यात पाना, वहाँ से बाहर निकलना, और यही पार्टी होगी मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में, कि जो देश की ये सूरत जो है बदल सकती है।
वरना जो पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टियाँ जो काम करती है वो आपका बजट का आधा पैसा अपने घर पहुंचा देती हैं और उसी लिए मतलब इन्वेस्ट करते हैं। कई लोगों को मैंने सुना है कि बात करते हैं कि भाई आप राजनीति में इन्वेस्ट करो, आपको फ़ायदा मिलेगा, जैसे शेयर बाज़ार में लोग करते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट का फील्ड नहीं है, ये एक्सक्लूसिव सेवा का फील्ड है। और अरविंद केजरीवाल जैसे लीडर्स अगर इस देश के अंदर और भी पैदा होंगे तो मुझे लग रहा है कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस देश को नंबर 1 बनाने में। सूरत से जो सांसद साहब हैं CR पाटिल साहब, गुजरात के अध्यक्ष भी हैं शायद ना? जी, भाजपा के। उनकी क्या हालत है आम आदमी पार्टी को करने के? मैं तो ये मानता हूँ कि फ़िलहाल तो वो सोते नहीं होंगे रात को। अरे ऐसा क्यों सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उनकी नींदें उड़ी हुई है। देखिए, एक तो व्यक्तिगत रूप से हमें किसी का विरोध नहीं है, व्यक्तिगत रूप से वो कैसे भी इंसान हो सकते हैं, मगर जिस तरीके से एक ऑटोक्रेसी होती है या फिर तानाशाही होती है या लोगों को एकदम कीड़े मकोड़े समझने वाली बात होती है, तो भाजपा के ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो लोगों को एकदम कीड़े मकोड़े समझते हैं और उसमें से उनके अध्यक्ष जो है, प्रदेश अध्यक्ष, वो ज़्यादा इस टाइप के आदमी हैं। और जब एक तानाशाह को कहीं पे हार का सामना करना पड़े तो उनको वो पछता नहीं है। और वैसे ही सूरत में जैसे हम घुसे, सूरत उनका खुद का कार्यक्षेत्र रहा है, वहाँ से वो सांसद भी है। और जब हम सूरत के अंदर आम आदमी पार्टी जीती तो बड़ा दुख लगा उनको। उन्होंने खुद कहा भी कि भाई इतना बड़ा दुख मुझे लगा। और पूरा जो सेलिब्रेशन उनको सारी महानगर पालिका जीतने का था वो पूरा मतलब किरकिरा हो गया। और उसके बाद उन्होंने पूरी फौज को हमारे पीछे लगाया, हमारे कई काउंसलर को ऑफ़र देना, धमकाना, हमारे जो काउंसलर हैं उनको SMC के सदन के अंदर मार पीट करना, उनके ऊपर केस झूठे FIR करना, ये सारे जो हैं वो करते रहते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग काफ़ी सफल हुए हैं कि हमने उनको वहाँ पे एंगेज कर दिया है और उनके लिए भी बड़ी चिंता का विषय है। और गुजरात की जनता, सूरत की जनता पूरा अपना मूड चेंज कर रही है। तो राजनीति के अंदर आप किसी को अगर अपनी बपोती समझोगे, जनता को अपनी बपोती समझोगे या अपने विस्तार को समझोगे, तो एक न एक दिन तो होता है कि जनता उसका जवाब देगी और इस बार 100% देने वाली है। हारने वाले हैं CR पाटिल? देखिए, वो तो सांसद है, वो खुद नहीं लड़ेंगे, मगर मेरा ये मानना है कि गुजरात के अंदर सरकार तो भाजपा की नहीं बनाने देंगे। नहीं बन रही है सरकार, हम बना रहे हैं। बहुत बड़ी बात करें आप। बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि 2 महीने देखिए 2 महीने हैं। जैसे आपने सुना होगा कि सारे किस्म के जो हथकंडे हैं वो अपना चुके हैं। कल ही रात को हमारे ऑफिस पे 4 पुलिस वालों को भेज दिया, सारे पेपर्स चेक किए, ये करा वो करा। क्या ज़रूरत है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई काम कर रही है तो उस रोकने का ये क्या तरीका होता है? कभी सुना क्या कि किसी भी देश की पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर पे छापा पड़ा हो? कभी नहीं होते, पहली बार कर रहे हैं। क्या कभी सुना कि किसी पार्टी के महामंत्री जैसे पद पे बैठा हुआ आदमी पे एक छोटे से कार्यकर्ताओं को भेज के हमला करवा दे, वो भी कि वो मर जाए, इतना कभी नहीं हुआ। और ना तो जैसे वो ED और CBI को तो यूज़ करते ही हैं बड़े पैमाने पे, मगर गुजरात में जिस तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा वॉल पेंटिंग जो है ना वो भी खटकता है। मतलब नेता गुजर गया, अगर उसने वॉल पेंटिंग देख ली तो भी वो फ़ोन करके बोलेगा उसको मिटा दो। आप अहमदाबाद में घूमोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भाजपा का और हमारा पास में ही था, मगर हमारा साफ किया है भाजपा का। ऐसा ही क्यों करने की ज़रूरत है? ये हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं। अभी 2 महीने और हैं और ये हार इसलिए रहे है कि गुजरात की जनता ने ठान लिया है कि इसको घर भेजना है। और आम आदमी पार्टी जैसा विकल्प आज तक था नहीं। आज हमारे यहाँ पे सारे जो है लीडर्स हैं या फिर जो कार्यकर्ता है वो आम से आम इंसान है। ना तो कभी किसी का फादर ने कभी कोई चुनाव लड़ा है, ना कोई सरपंच रहा है। तो ऐसे लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ी बाहर निकलने की, और गुजरात की जनता को क्यों ज़रूरत पड़ी उनका हाथ थामने की? तो मुझे ये बदलाव दूर दूर से अंदर से फील भी हो रहा है कि इस बार जो है 2023 की जनवरी महीना भाजपा का मतलब यहाँ पे सूरज अस्त हो जाएगा। अच्छा ये बताएं कि जैसे जैसे राजनीति आगे बढ़ रही है, आप परिवार को कितना समय दे पाते हो? बिल्कुल नहीं दे पा रहा हूँ। पहली बार ऐसा हुआ कि ये हमले के बाद कुछ दिन में घर ठहरा, 7-8 दिन रहना हुआ, तो पूरा 24 घंटे अभी घर पे है, तो समझ में आ रही है कि घर पे भी कई कठिनाइयाँ हैं सामने, वरना आज तक टाइम नहीं दिया। हमेशा से बाहर रहे और घर पे भी 15 दिन के बाद 1-2 दिन 3 दिन के लिए आते थे, बाकी फिर वापस टूर पे चले जाते थे।
तो परिवार को भी इतना वो नहीं है कि आप रहो यहाँ पे साथ में रहो या बच्चों को लेके कहीं चलो। सबने ये जान लिया है कि बहुत बड़ा करने जा रहे हैं और इनको पूरी छूट है, अब करो, पूरा सपोर्ट है। बहुत बड़ी बात है। बच्चे कितने बड़े हैं आपके? मेरी बेटी है 12 साल की और बेटा है 7 साल का। तो भाइयों की मदद से उनका चल जाता है, सब कुछ बिल्कुल। बीत जाता है खुद से। तो ये मौसम थोड़ा बारिश का मौसम है और अभी जितने पार्क हमने देखे, क्योंकि आपके इंटरव्यू के लिए और जितने इंटरव्यूज़ हम अभी लेने वाले हैं या लिए हैं उसके लिए हम कई सारी जगह जा रहे थे, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, चाहे वो अहमदाबाद की हो चाहे सूरत की हो, वहाँ पर भी भ्रष्टाचार पूरा लिप्त है। बहुत है ना। हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे ये टाइल टूटा हुआ है और नीचे मालूम पड़ रहा है कि सीमेंट किस हद तक डाला गया था और कितना नहीं डाला गया था। तो ये भी चारों तरफ है। क्या कारण है फिर कि 27 साल, मतलब बहुत बड़ी म्याद होती है और ऐसा नहीं होगा कि अचानक से हो गया होगा, अचानक से भ्रष्टाचार 25वें साल में जाकर पहुंचा होगा। क्या ऐसा रहा होगा कि 27 साल तक लोगों को कांग्रेस में कोई विकल्प नहीं मिला? देखिए, गुजरात जो मैंने पहले कहा कि एकदम मितभाषी और शांत प्रदेश है, यहाँ पे लोग झगड़ा नहीं चाहते। और दूसरा कि शांतिपूर्ण अपने मतलब अगर अपने घर पे 2 पैसे कम है ना, तो वो ऊपर वाले को मैं प्रार्थना करेंगे कि 2 पैसे कमा लो, और अगर पैसे और कम पड़ गए तो ज़्यादा कमाने की फिरात में रहते हैं कि भाई इस बार महीने में खर्चे बढ़े हैं तो चलो ज़्यादा थोड़ा ओवर टाइम करके काम कर लेते हैं। तो ये सारी भगदड़ के अंदर हर किसी को अपने ब्रेड बटर की जो पूर्ति करनी है, उसके अंदर लोगों ने कभी सरकार के सामने ये सवाल उठाए नहीं। और यहाँ की सरकारों ने भी, जो भाजपा यहाँ तक इतने साल तक रही, तो जो भी आवाज़ उठती तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं और बहुत पैमाने पे लोगों की आवाज़ को दबाया गया। जैसे स्प्रिंग को दबाया जाता है, वैसा बहुत पैमाने पे दबाया गया और उसकी आड़ गए सारे भ्रष्टाचार। मतलब देखोगे आपकी एक बारिश के अंदर गुजरात के सारे रोड धुल जाते हैं, पूरे जगह पे खड्डे खड्डे हो जाते हैं, फिर वो 3 महीने रिपेयर भी नहीं होते हैं। और फिर भी कई नेता कहते रहते कि बहुत डेवलपमेंट कर लिया हमने, बहुत ब्रिज बना लिए हमने, बहुत रोड रास्ते बना लिए हमने, मगर वो चीज़ जब आज फील हो रही है 27 साल के बाद लोगों को, तो लोगों को ये समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ करी है। अगर हम बदलते रहते सरकारें या भाजपा को छोड़ के अगर कांग्रेस को भी एक बार चांस दे देते, तो ये जो पूरी लूट मची है उसमें से तो निर्यात पाते, उसमें से तो बाहर निकल जाते। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के अंदर जितने टॉप लीडरशिप है उनके फादर चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं। किसी का फादर ने 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, किसी के 10 साल रहे हैं। तो वो उस पावर वाली फैमिली से, जैसे राहुल गांधी के पूरे घर के अंदर प्राइम मिनिस्टर्स थे, तो वो घर से आके उनको ये नहीं लग रहा है कि भाई ऐसी चैम्बर से बाहर निकल के भी कोई दुनिया है, या प्रेस के सामने बैठने के अलावा भी कोई लोग हैं, गांव के अंदर हैं, शहर के अंदर हैं, गली गराज में हैं, कि जिनको जाके मिला जा सके। तो ये इंटीग्रिटी नहीं रही। मतलब वो ऑलरेडी वेल ऑफ हैं, उनके पास पैसे हैं, उनके पावर उन्होंने देखी है, तो उन्होंने वो प्रयास नहीं किए कि गुजरात की जनता की आवाज़ बने। ना उन्होंने सदन में किए, ना रोड पे किए, कभी कोई आंदोलन नहीं किया। आंदोलन हुए वो भी अपने आप में जनरेट हुए, उनको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, उनके लीडर्स को भी ख़त्म करने की कोशिश करी। और हर बार जब चुनाव नज़दीक आता है तो कांग्रेस का सबसे बड़ा रुख ये होता है कि उसका टॉप बैठा हुआ लीडर किस तरीके से टिकटों का व्यापार करे। जनता जानने लगी सारी चीज़ों को, तो जनता ने ये कहा कि इससे तो अच्छा वो है जो उनको चांस देते रहे। और एक हम गुजरात को भाजपा शासन को 2 हिस्से में बांट सकते हैं। एक है कि 95 से भाजपा आई, उनको चांस मिला, 2000 से फिर मोदी जी ने 2012 तक काम किया, 14 तक काम किया, उसके बाद फिर वो सेंटर में चले गए। तो उनसे पहले जैसे उनकी भी एक इंटीग्रिटी थी, वो लोग में कुछ डेवलपमेंट में या नई चीज़ों में बहुत कुछ काम किया और उसके बाद फिर छोड़ दिया। तो जैसे ही नरेंद्र मोदी जी यहाँ से गए, उसके बाद यहाँ पे कोई लीडरशिप नहीं बची। आज एक भी लीडर भाजपा में ऐसा नहीं है कि जो अपने नाम पे अपना चुनाव भी जीत ले। अगर वो निर्दलीय भी खड़ा हो जाए या किसी भी पार्टी से खड़ा हो जाए, जनता उसके साथ नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो 10 साल 15 साल के अंदर डेवलपमेंट गुजरात के अंदर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए, उसी के दम पे आज भी वो जिंदा है। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। और मोदी जी के जाने के बाद कोई सरकारें आई, उसका कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो लोग गिना सके। तो आज वो लोग हमें गालियाँ दे रहे हैं। आज वो
कांग्रेस को छोड़ के भाजपा वाले सारे हर सभा हर मीटिंग के अंदर अरविंद केजरीवाल को गालियाँ देते हैं, यहाँ के लीडर्स को गालियाँ देते हैं, या फिर ये कहते हैं कि ये खालिस्तानी है या फिर ये नक्सलवादी है। मतलब इतनी हद तक कहना भी, उनके पास इतनी सरकारें होने के बावजूद भी वो लोग सिर्फ गाली गलौज पे का ही काम करते हैं। तो ये पूरा जो गुजरात का प्रेजेंट सिनारियो रहा, उसमें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जनता जो है वो बड़े पैमाने पे जागी है, और इसका डर जो है वो भाजपा के अंदर भी लगा है कि भाई महसूस तो कर रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पर जागी है, कितने बड़े पैमाने पर देखते हैं आप इस बार? देखो, मैं जब पूरे गुजरात में घूमता हूँ और आम लोगों में जाता हूँ, कार्यकर्ताओं के साथ में हम रहते हैं, और जो फीडबैक आते हैं, मुझे ऐसा एक भी जगह पे ऐसा ब्लैंक स्पॉट नहीं मिला कि जहाँ पे लोग हमारे समर्थन में ना हो। चीज़ ये है कि हम इसको कितना और वोटिंग में कन्वर्ट कर पाएँ, ये हमारी खुद की भी हमारी मेहनत लगेगी। मगर गुजरात के लोग हमेशा से मेहनत करने वाले और सीधे साधे लोगों को चांस देते हैं। हम सब तरीके से मेहनत कर रहे हैं, हमने पूरी तरीके से गुजरात के अंदर कोने कोने में जाने की कोशिश करी है। गुजरात के चुनाव को हम खींच के मुद्दों का चुनाव हमने बनाया। यहाँ पे कभी मुद्दे पे बात नहीं होती, ना भाजपा करती ना कांग्रेस करती, एक दूसरे पे गाली गलौज और इतिहास भूगोल की बातें में ही चुनाव निकल जाता। पहली बार हमने ये कहा कि क्या महंगाई है या नहीं है। पहली बार हमने कहा कि ये 300 यूनिट बिजली जो है उससे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी अगर हम फ्री देंगे तो। पहली बार हमने कहा कि बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे। पहली बार हमने कहा कि आपके घर के अंदर जो बुज़ुर्ग है उसको फ्री में इलाज करवाएंगे। पहली बार ये हुआ कि गुजरात के अंदर किसी ने ये कहा कि हम 10 लाख तक सरकारी रोज़गार देंगे, और सामने भाजपा कह रही है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। जब हम ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है, और हम बैठ के डिबेट करते हैं कैसे हो सकता है, और गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करने वाले सालों से बच्चे तैयारी करते हैं, उनकी वय मर्यादा निकल जाती है, 35 साल की होती है, 30 साल से शुरुआत करते हैं, 40 के हो जाते हैं, फिर भी वो उस भर्ती के लिए कभी एग्ज़ाम नहीं होती। इतने बड़े पैमाने पे भाजपा ने यहाँ पे यूथ के साथ जो छल किया है, या यूथ को इतना गुमराह किया है कि अभी सारे खड़े हो गए हैं, सारे डिपार्टमेंट, सरकारी कर्मचारी, सबको लग रहा है कि हमारा शोषण हो रहा है, उनसे काम कराया जाता है। यहाँ टीचर्स है, उससे कुछ और काम किया जा रहा है, उनको सैलरी टाइम पे नहीं दी जा रही है, उनको काम नहीं दिया जा रहा है, स्कूलें बंद हो रही है। तो ये सारी चीज़ें एकदम से, मतलब वो जो जैसे लोअर प्रेशर जनरेट होता है बवंडर से पहले, वैसा जनरेट हो चुका है, और ये महसूस भाजपा भी कर रही है और गुजरात की जनता भी कर रही है। और मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा बवंडर बन के गुजरात के अंदर इस बार जो है भाजपा को उखाड़ फेंकने वाली है। देश में कई सारे राज्यों में आम आदमी पार्टी को लेकर एक उम्मीद जगी है, दिल्ली मॉडल के बाद, पंजाब में सरकार बनने के बाद, और अब गुजरात में जिस तरीके से संगठन तैयार हुआ है, गुजरात में जिस तरह से पार्टी मुखर रही है बड़े मुद्दों को लेकर, और जिस तरह से संगठन ने और आप लोगों ने मिलकर इस पूरे सिस्टम को यहाँ तक, इस पूरी कवायद को यहाँ तक पहुँचाया है, जब आप बाकी राज्यों के लिए सोचते हो, मन में तो आता होगा, आसपास आपके मध्य प्रदेश टच होता है, बिल्कुल, फिर राजस्थान टच होता है, महाराष्ट्र टच होता है। क्या आप देखते हो कि पार्टी यदि गुजरात में अच्छा करती है, सरकार बनाती है या अच्छा करती है, तो कौन सा राज्य ऐसा है जिस पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हमारा गुजरात जो है वो ऐसा देखा जाए तो मल्टी स्टेट लोग यहाँ रहते हैं। गुजरात में जीतने का मतलब है पूरे देश के अंदर मैसेज जाना, जैसे दिल्ली जीते और पूरे देश में मैसेज गया था। मैं ये आपको, अगर यहाँ की जैसे लोकेलिटीज़ है उसकी बात करें तो आधा राजस्थान गुजरात में रहता है, आधा गुजरात महाराष्ट्र में रहता है। आज मुंबई है तो उसमें गुजरातियों से भरा है, सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या छोटे व्यापारी हो गए गुजराती है, मारवाड़ी है। राजस्थान के लोग भी गुजरात के अंदर, राजस्थान के प्रवासी लोग हैं ज़्यादातर, हर स्टेट के अंदर है, गुजरात में भी है। और आज जैसे माहौल गुजरात में बदल रहा है और दूसरे सरकारों की भी कंपैरिजन हो रही है, तो कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा जो सोच थी वो पूरे देश के अंदर ये थी कि भी देखो, नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बहुत बड़ा किया है, गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही थी। वैसे ही आज देश के अंदर अरविंद केजरीवाल के मॉडल की चर्चा हो रही है, दिल्ली मॉडल की चर्चा हो रही है। और हर 10 साल के अंदर ये पूरा सिनारिया बदलता है। हर 10 साल के अंदर लोग जो है, अगर कोई सरकार कुछ बड़ा नहीं करती तो फिर उससे हटते हैं, मतलब उससे दूर जाते हैं। और वही अरविंद केजरीवाल का मॉडल जो है वो मुझे लग रहा है कि गुजरात में अगर हम सरकार में आते हैं
तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर स्टेट के अंदर ये पूरी जो विचार है वो पूरे देश के अंदर फैलने वाला है, क्योंकि फिर हमें यहाँ पे भी मौका मिलेगा बदलाव का, कुछ नए कर दिखाने का। पंजाब में हमें मौका मिला, हम कर रहे हैं। एक छोटी अवधि की 6 महीने 8 महीने की सरकार ने बहुत कुछ डिसीजंस ऐसे लिए जिससे आज पंजाब की आवाम बड़ी खुश है और फ्यूचर को लेके भी पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है गुजरात जीतना हमारे लिए तो बड़ा बूस्टर डोज होगा, मतलब वो फिर ऐसा होगा कि आपको कोई रोक नहीं सकता, और गुजरात और देश की जनता भी जुड़ जाएगी साथ में इस मुहिम के साथ। मेक इंडिया नंबर 1 एक कैंपेन का इजाद हुआ है और हरियाणा में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने साथ में इसको लॉन्च किया था। आपकी क्या समझ है इस पूरी कैंपेन को लेकर और कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मुझे ये लगता है, क्या ये ऐसा कंपैरिजन नहीं है कि भाजपा कहती है कि विश्व गुरु बनाएंगे, और क्या उसी लाइन पे नहीं है क्या कैंपेन? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर गांधी जी जिंदा होते और गांधी जी आज अगर सत्ता में होते तो वही काम करते जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने के लिए तो सारे आदर्श और सारी लड़ाइयाँ लड़ी, मगर जैसे ही देश आज़ाद हुआ गांधी का साथ हमें नहीं मिला, वरना बहुत सारी चीज़ें बदल सकती थी। मगर मैं ये मानता हूँ, मैं अपने आप को और अपने साथियों को भी कहता हूँ कि आज अगर गांधी जी होते तो अरविंद केजरीवाल जिस शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोज़गार पे काम कर रहे हैं ना, गांधी जी इसी पे करते। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, वो देने का काम जो है वो सरकारों को करना था, सरकारें ने नहीं किया। तो मैं अरविंद जी को मॉडर्न गांधी कहता हूँ कि आज आधुनिक युग के अंदर कोई गांधी है तो वो अरविंद केजरीवाल है, और वो उस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। तो अगर देश को नंबर 1 बनाना है तो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करना पड़ेगा, देश को मिलकर करना पड़ेगा, हर पूरे फेडरल स्ट्रक्चर को इसके ऊपर लगना पड़ेगा। और उसमें से सबसे बड़ी चीज़ है वो है शिक्षा, और दूसरी बड़ी शिक्षा है वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत। जब तक भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा तब तक ये किसी भी चीज़ में काम करना मतलब कोई नहीं पाएगा। अगर आप प्राइवेट स्कूल के लोगों से घूस नहीं लोगे तभी तो सरकारी स्कूलें बना पाओगे ना। आपको बंद करना पड़ेगा प्राइवेट स्कूल की घूस खाने में। आपको पैसा चाहिए प्राइवेट स्कूलों से, या नेताओं को अपनी स्कूल चलानी है, इसलिए तो गवर्नमेंट स्कूल जो है वो तोड़ रहे हैं या उसको बंद कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेक्टर में भी ऐसा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन है वो अपने आप में आने वाले 50-100 साल में देश का बहुत बड़ी मुहिम बन के रहेगा, और इससे पूरा देश जुड़ेगा। क्योंकि जब देश को आपको महान बनाना है तो बुनियादी चीज़ों पे काम करना चाहिए, और एक कैरिस्मेटिक लीडर चाहिए। ये कैरिस्मेटिक लीडरशिप जो है वो अरविंद जी ने प्रोवाइड करी है देश को, और कार्यक्रम दिए हैं देश को नंबर 1 बनाने के लिए। सबसे बड़ा कार्यक्रम शिक्षा है, हर किसी को शिक्षा देंगे। हमने कार्यक्रम दिए हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त कोई स्टेट हो सकता है, देश हो सकता है, और दिल्ली में हमने शुरुआत करी, पंजाब में भी हमने इसको करके दिखाया कि हम अपने मंत्री को भी भ्रष्टाचार करने से रोक सकते हैं। एकता बहुत बड़ा, देश का सबसे बड़ा अगर कोई मुहिम है तो वो है कि एकता। और एकता सिर्फ बातों से नहीं होती, मतलब हमें अगर आपसी इक्वालिटी चाहिए या फिर जाति या धर्म के अंदर एकता चाहिए तो वो आएगी काम से। और काम तभी होगा कि जब एक स्कूल के नीचे सारे जात और धर्म के लोग पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल के नीचे एक अस्पताल के अंदर सारे जात और धर्म के लोगों को अच्छा सा मुफ्त इलाज मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक मुहिम मुझे लग रही है कि देश के अंदर हो रही है। हम लोग सिर्फ किसी एक तबके के लिए कोई अस्पताल बना रहे हैं या स्कूल बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के अंदर उन्होंने सारे जाति धर्म के लोगों के लिए काम किया और सबको फ़ायदा मिला। जब ये महसूस होगा कि सरकारें हमारे साथ पार्शलिटी नहीं कर रही है, जब ये महसूस होगा लोगों को कि सरकारें, मैं गरीब हूँ इसलिए मुझे तवज्जो नहीं दे रही है, अमीरों को प्रिविलेज दे रही है, ऐसा नहीं है, तब भी जो है देश की जो एक फोर्स है, सबको अपना जो एफर्ट लगाना है वो तभी लगा पाएंगे। तो मैं इस कैंपेन को बड़े फ्यूचर को लेके, देश के फ्यूचर को लेके बहुत बड़ा कैंपेन समझ रहा हूँ, और मैं ये मान रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल ही इस देश के अंदर एक लौते ऐसे लीडर है कि जो सिस्टम में है। कभी क्या होता है कि आप सिस्टम में नहीं हो, कहीं चाहे कितनी भी आदर्श बातें कर लो, कितनी भी आप बातें कर लो कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, और एक दूसरा होता है कि आपके हाथ में सिस्टम है और फिर आप कैसा करते हो। तो अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया। गांधी जी भी अगर होते
तो यही करते जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और पूरा देश जो है आने वाले दिनों में ये बदलाव को देखेगा और पूरा दुनिया अप्रिशिएट करेगा। आज भी कर रही है। हमारी सरकारी स्कूलों के मॉडल का अप्रिशिएशन पहली बार हो रहा है। दुनिया के अखबारों के अंदर हमारी जो यहाँ की जो काम है दिल्ली के, वो छप रहा है। ये अपने आप में छोटे छोटे बदलाव मुझे लग रहा है कि है। और पूरा देश और देश की जो भला चाहने वाला आदमी जो है वो आने वाले दिनों में मेक इन इंडिया नंबर 1 से जुड़ेगा। ये फिर इसको किसी के साथ कंपैरिजन क्यों कर लो आप? आपने बोला कि वो विश्वगुरु बनाने की बात है, हर कोई अपनी अपनी बात करता है, मगर काम कौन कर रहा है? और मैं इसको किसी के साथ कंपेयर करता हुआ नहीं दिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अपने आप में यूनिक है और अपने आप में ये बड़ी तादाद में नए लीडर्स पैदा करेगी। इस बार गुजरात में बहुत बड़े तादाद में जो है नए विधायक, जैसे पंजाब में चुन के आए, आम से आम इंसान चुन के आया और आज वो सेवा कर रहा है, वैसे ही गुजरात में होगा और पूरे देश में होने जा रहा है। तो इसमें हमें ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षाओं को लेके ये कैंपेन चल रहा है या कुछ भी। मुझे लग रहा है कि देश के अंदर अगर हर किसी को अपना एफर्ट लगाना है या फिर अपना योगदान देना है, तो इस कैंपेन के थ्रू देश को फिर से, मतलब वो सालों पहले जब हम कहते थे कि सोना की चिड़िया थी, मुझे लग रहा है उससे भी अच्छा हम बना सकते हैं। जब आप फ्री रहते हैं या अपने रिलैक्सेशन के लिए, खुद को रिजनोवेट करने के लिए, क्या पढ़ते हैं? कुछ क्या करते हैं? मेडिटेशन, पढ़ना, कुछ है आपकी? ज़्यादातर मैं विपश्यना भी कर चुका हूँ। आप भी विपश्यना करते हैं? जी। अच्छा, तभी आपका स्टेटस में मैंने देखा सबका मंगल हो। जी। और कभी कभी क्योंकि ज़्यादा भगदड़ रहती है तो डेली नहीं कर पा रहा हूँ, मगर जुड़ा हुआ हूँ। और हमेशा से जब भी ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं या ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो 2 मिनट का 5 मिनट का आनापान करके भी अपने आप को रिलैक्स कर लेता हूँ। दूसरा, रीडिंग के साथ काफ़ी लगाव रहा है। बुक्स को लेके ट्रैवलिंग में भी साथ रखते हैं, गाड़ियों में भी रखते हैं, और मोबाइल से दूरी रखने के लिए स्पेशली पढ़ना और कुछ बुक्स का टारगेट बना के यूनिक बात कही आपने। मोबाइल से दूरी बनाए रखने के लिए भी पढ़ना ज़रूरी है। तो कुछ कुछ टारगेट भी बना लेते हैं कि इस 15 दिन के अंदर इसको ख़त्म करना है बुक्स को, और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं अपने आप में, और अच्छा लगता है। मतलब सबसे बड़ा साथी मेरा अगर मैं कहूँ तो वो है मेरी बुक्स, जो मैं साथ में रखता। क्या पढ़ रहे हैं आजकल? मैं अभी एक हमारे यहाँ गुजरात के एक लेखक हैं विद्युत जोशी, उन्होंने एक बुक्स लिखी है कि भाई जो गांधी के परिप्रेक्ष्य में जो मॉडर्न इंडिया कैसा होना चाहिए, और उन्होंने वो उस टाइम पे उसकी परिकल्पना करी थी कि जो देश के अंदर जो बदलाव या फिर देश जिस तरीके से चलना चाहिए। तो अभी मैंने शुरुआत करी है, मगर ज़्यादातर मैं ये समझ पाया हूँ कि पूरी दुनिया जो है वो कॉमर्शियली, मतलब मूढ़ीवाद के ऊपर निर्भर है, मगर अभी उसको लगने लगा है कि मूढ़ीवाद से मानव का कल्याण नहीं हो सकता। और अगर आपके अंदर कहीं पे सिर्फ मार्केट बसा है मगज दिमाग के अंदर, तो आप किसी का कल्याण नहीं कर सकते। आपको मानवता की ओर जाना पड़ेगा, मतलब मानव कल्याण की ओर जाना पड़ेगा। और इसका जब मैंने ये बुक का परिचय पढ़ा तो मुझे लगा कि ये काम की चीज़ है, ये हमारी मुहिम के काम की चीज़ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जो काम है या फिर उनकी जो आदर्श है, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है मानवता। और इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मैंने जब इसका वो परिचय पढ़ा तो तुरंत ही अभी पढ़ना शुरू किया है। तो मुझे लग रहा है कि ये यूज़फुल भी रहेगा हमारे लिए भी, हम अपने आप को समझने के लिए भी। एक अच्छा काम करने जब जाते हैं ना, तो उससे एनर्जी अपने आप में डबल हो जाती है। मैंने कभी अपने आप को बिना काम के नहीं रखा, मतलब आइडल बैठा तो मतलब पागल हो जाएंगे, इतना पूरे ही अंदर द्वंद्व चलता रहता है। तो अपने आप में हम एक यूनिक आदमी हूँ, और इसीलिए ये पागलपन में हम लोग दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं। ज़रूरी पागलपन है, किसी को तो घुसना ही था। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि भगवान की कृपा होती है, बिल्कुल। गणपति बप्पा की कृपा हुई कि आप इतने बड़े हमले से बच गया। और ये भी ईश्वर की कृपा है कि इस रास्ते पे चलना और इतनी सारी जुल्मों को सहकर भी आगे बढ़ना। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा लगा मनोज भाई आपसे। यस सर, थैंक यू। थैंक यू।
कहानी है एक सूरज के उजियार की, जो गर्दिश में भी रोशन हो, उस एक अचल सितारे की। जो हर एक दिल में पलते थे वो दबे दबे अरमा कहीं, उनकी मुरझाई सूरत को इन हाथों ने दी जान नहीं। अनकही 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 लाज़मी थी मगर फिर भी ना हुई। अनकही 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 गुफ्तगू अनसुनी अब वो हो रही। लाज़मी थी मगर फिर भी ना हुई। अनकही 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 गुफ्तगू अनसुनी